हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 20 से भी ज़्यादा ऐसे कॉम्बिनेशन जो लेट मैरिज करवाते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि एस्ट्रोलॉजी इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है जितना हम इसको समझते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जिनकी वजह से लेट शादी होती है लेकिन हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, और एक बात और, ये आज मैं जितने भी कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ऐसा नहीं है कि यहीं पर एस्ट्रोलॉजी खत्म हो गई और इसके अलावा कोई लेट मैरिज कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ऐसे और भी बहुत सारे योग होंगे जो लेट मैरिज करवाते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी योग है जिनका मुझे ही ना पता हो। ठीक है, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, ऑब्जर्वेशन की है और काफी सारी किताबें पढ़ी है, मैंने अपने गुरुजी से सीखा है। तो जितना भी नॉलेज मेरे पास है वो लगभग सारा मैं आज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप खुद की कुंडली पर ये देख सकते हो और ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में है तो आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी लेट मैरिज क्यों होगी या हुई है। ठीक है, तो आप अपनी कुंडली पर वो देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सिंपल टेक्निक से। अगर आपके 7th हाउस में शनि है, 10th हाउस में शनि है, लगन में शनि है या 5th हाउस में शनि है और नवांश में आपके लगन और 7th हाउस में शनि है, तो ये आपकी लेट मैरिज करवाएगा। क्यों? क्योंकि 7th हाउस में शनि है तो आप समझ ही गए होंगे। 10th हाउस में शनि है तो वो 10th दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा। अगर लगन में शनि है तो वो 7th दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा और अगर 5th हाउस में शनि है तो वो 3rd दृष्टि से, 3rd एस्पेक्ट से 7th हाउस को देखेगा। और यही शनि अगर आपके नवांश में, लगन में या 7th हाउस में चला जाए तो ऐसे इंसान की लेट मैरिज होती है। ठीक है, ऐसे इंसान की जो शादी है वो 32 साल की उम्र के बाद ही पॉसिबल हो पाती है। मैंने कम से कम 15 से 20 लोगों के ऐसे चार्ट देखे हैं जिनकी कुंडली में सेम योग था और उनकी शादी 32 साल के बाद हुई है। याद रखिएगा, ये लेट मैरिज कॉम्बिनेशन है, नो मैरिज कॉम्बिनेशन नहीं है। नो मैरिज कॉम्बिनेशन के ऊपर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें शादी होती है लेकिन थोड़ा सा लेट होती है। दूसरा, अभी मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा कि 7th हाउस में शुक्र की राशि है और उसमें शुक्र ही बैठा है, मान लीजिए मेल नेटिव है, फिर भी शादी नहीं हो रही। इसका रीजन ये है क्योंकि हमें थोड़ा सा अल्प ज्ञान है। हमें एस्ट्रोलॉजी उतना सिंपल नहीं है जितना आजकल यूट्यूब पर इसको दिखाया जाता है कि 2 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिए, 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिए। ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर बेशक आपका जो शुक्र है वो 7th हाउस में सौरासी का होकर बैठा, ये भी लेट मैरिज दे सकता है। कैसे? अगर शुक्र और मंगल एक दूसरे से 6-8 में बैठ जाए, लगन कुंडली में भी और D9 में भी, तो ये और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो D9 है वो कंफर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। आप किसी का भी डायरेक्ट D9 चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपका D1 में जो मंगल और शुक्र है, क्योंकि मंगल मेल को रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है और वीनस वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आपका D1 में यानी लगन कुंडली में मंगल और शुक्र एक दूसरे से 6-8 में है और D9 में भी वो एक दूसरे से 6-8 में है, तो ये भी आपको लेट मैरिज करवा सकता है या फिर शादी के बाद आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा एक्ट करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक और मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूं और बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। मेल के चार्ट में आपको शुक्र देखना है और फीमेल के चार्ट में आपको मंगल लेना है। ठीक है, अगर मेल के चार्ट में शुक्र वृष राशि, कन्या राशि और कैप्रिकॉर्न मकर राशि का है शुक्र, और फीमेल के चार्ट में मंगल वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि का, यानी 2, 6, 10। ठीक है, जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। ठीक है, 2, 6, 10 काल पुरुष कुंडली की बात कर रहा हूं मैं। काल पुरुष कुंडली में 2, 6, 10 यानी वृष, कन्या और मकर, यानी टोरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न का अगर मेल के चार्ट में शुक्र है
और फीमेल के चार्ट में मंगल है और उससे नेक्स्ट हाउस खाली है तीनों। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी नेटिव का वृष राशि में मंगल या शुक्र है, मेल फीमेल, ठीक है, और उसका जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस यानी कन्या, तुला और कुंभ राशि तीनों खाली है, तीनों खाली होने चाहिए, तो ये भी लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि जो 3, 7, 11 है वो हमारे काम त्रिकोण बोला जाता है। कन्या राशि, ये थर्ड हाउस जेमिनाई साइन, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये हमारा काम त्रिकोण होता है। और सेकंड हाउस में या फिर मतलब टोरस साइन में, वृष राशि में या कन्या राशि में या मकर राशि में अगर मेल का शुक्र है और फीमेल का मंगल है और उससे नेक्स्ट हाउस यानी जो काम त्रिकोण है काल पुरुष कोण लेगा, तो ये भी आपको लेट मैरिज दे सकता है। अब इसको हाउस वाइज भी आप लगा सकते हो। आपके सेकंड हाउस में कोई भी राशि हो या 6th हाउस में या 10th हाउस में कोई भी राशि हो, अगर मेल नेटिव का सेकंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस में शुक्र है और काम त्रिकोण यानी 3, 7 और 11वां हाउस अगर आपका खाली है, तो भी आपको ये लेट मैरिज दे सकता है। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये जो टेक्निक है ये आपको कुछ हद तक समझ आई होगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था। अब इसके बाद देखते हैं, अगर मान लीजिए आपका मंगल और शुक्र एक दूसरे से 7th हाउस में है, ठीक है, मान लीजिए 1st हाउस में मंगल है और 7th हाउस में शुक्र है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक प्लेनेट वक्री हो जाए और एक मार्गी हो जाए, तो ये भी आपको लेट मैरिज देगा। D9 में भी फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि उनका 6-8 का संबंध है या नहीं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आपका लगन में मान लीजिए मंगल है और 7th हाउस में आपका शुक्र है, तो अगर मान लीजिए मंगल को हम मार्गी मान लेते हैं और शुक्र को हम वक्री मान लेते हैं, भृगुनंदी नाड़ी का यह सूत्र है कि जो भी प्लेनेट वक्री होता है उसको हम पिछले हाउस में काउंट करते हैं। तो अब आपको दिख तो रहा है कि ये शुक्र 6th हाउस में है, लेकिन एक्चुअल में आपको दिख तो रहा है कि वो शुक्र 7th हाउस में है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो इंपैक्ट आएगा वो 6th हाउस पे ज्यादा आएगा। उसको हम पिछले हाउस में काउंट करते हैं भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से। तो अगर आपका मंगल और शुक्र एक दूसरे से समसप्तक है, लेकिन एक उनमें से वक्री है और एक उनमें से मार्गी है, तो भी ये लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन है, या फिर शादी के बाद कहीं ना कहीं डिस्प्यूट का ये कारक होता है, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा कर लीजिए, मान लीजिए शुक्र आपका मार्गी है लेकिन मंगल आपका वक्री है, तो शुक्र तो 7th हाउस में है, लेकिन मंगल वक्री होने की वजह से वो 12th हाउस में काउंट किया जाएगा, और मंगल 12th में, शुक्र 7th में, एक दूसरे से 6-8 का योग उन्होंने बना लिया, तो ये भी लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन आपको दे देगा, लेट मैरिज आपकी करवाएगा, ठीक है। इसके बाद और हम डिस्कस कर लेते हैं, एक कॉम्बिनेशन और देख लेते हैं। अगर आपका मंगल, शुक्र और केतु तीनों एक हाउस में है, मंगल और शुक्र की डिग्री के बीच में केतु की डिग्री हो, तो यह भी आपको लेट मैरिज दिलवा सकता है, या फिर केतु की जगह शनि भी हो तो भी लेट मैरिज करवाएगा। दोबारा से समझिए टेक्निक क्या है। मान लीजिए मंगल, केतु या शनि में से कोई भी एक, और शुक्र आपका एक साथ है, मंगल और शुक्र एक साथ है, लेकिन बीच में शनि या केतु आ जाए। मान लीजिए मंगल की डिग्री 5 डिग्री है और शुक्र की डिग्री 20 डिग्री है, लेकिन बीच में जो शनि और केतु बैठा है उसकी 12 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 18 डिग्री, मतलब मंगल और शुक्र के बीच में अगर शनि और केतु है तो भी ये आपको लेट मैरिज दिलाएगा, ठीक है। डिग्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है भृगुनंदी नाड़ी में, ठीक है, डिग्री बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। अब यहीं पर मान लीजिए मंगल 18 डिग्री का होता, शुक्र 20 डिग्री का होता और केतु या शनि मान लीजिए 10 डिग्री का होता, तो वो बीच में नहीं आया, पीछे रह गया। मंगल 18, शुक्र 20 और शनि या केतु 10 डिग्री, तो वो पीछे हो गए। मंगल सबसे पहले शुक्र से मिलेगा, यानी हस्बैंड डायरेक्ट वाइफ से मिल रहा है, लेकिन अगर बीच में
बीच में केतु या शनि आ जाए तो बीच में रुकावट आ गई, हस्बैंड को मिलने में परेशानी होगी वाइफ से। ठीक है, ये कुछ जो बेसिक सूत्र थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। कैसे, ये थोड़ा सा अब एक स्टेप आगे जाने वाला है, थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपका मंगल 10th हाउस में बैठा, शुक्र कहीं पर भी है, मैं ये मेल चार्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर आप फीमेल हो तो फीमेल के लिए आपको शुक्र काउंट करना है, मेल के लिए आपको मंगल काउंट करना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेक्निक के लिए, इस टेक्निक के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मंगल आपका 10th हाउस में है, ठीक है, शुक्र आपका कहीं भी है, डजंट मैटर। अगर आपके मंगल से 2nd हाउस में, 6th हाउस में और 10th हाउस में, मंगल से काउंट करना है आपको मंगल से 2nd, 6th और 10th में अगर आपका शनि या केतु बैठ जाए तो भी ये आपको लेट मैरिज दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये भृगुनंदी नाड़ी का, ये भी भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से मैं आपको सूत्र बता रहा हूं कि मंगल से 2, 6, 10 में अगर शनि या केतु बैठता है तो ये आपको प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे मंगल आगे बढ़ेगा उसको ट्राइन में शनि या केतु मिलेंगे, जिसकी वजह से लेट मैरिज होगी। अनलेस एंड अनटिल मंगल के साथ ही शुक्र बैठ जाए और मंगल की डिग्री कम हो, शुक्र की डिग्री ज्यादा हो, सेम हाउस में अगर मंगल और शुक्र बैठे तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एक चीज में और एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर मंगल वक्री है तो भी ये सूत्र एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझते हो, इसमें बहुत सारे ऐसे योग होते हैं। और सुनिए, एक योग और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अगर आपकी काल पुरुष कुंडली है, यानी लगन में आपका मेष असेंडेंट हो, आप अगर एरीज असेंडेंट हो, मेष लगन आपका है और शुक्र आपका एक्सोल्टेड बैठा है और आप मेल नेटिव हो, तो ये आपको लेट मैरिज देगा। ठीक है, सिंपल सूत्र। कैसे, क्यों बोला मैंने ये? क्योंकि देखिए काल पुरुष कुंडली में 7th हाउस में तुला राशि आएगी, जहां पर आपका शुक्र की राशि होगी, तुला राशि शुक्र की राशि है, और 7th लॉर्ड खुद से 6th चला गया, वो एक्सोल्टेड है, और वही एक्सोल्टेशन उसकी लेट मैरिज का कारण बनेगा। क्योंकि जब भी एक्सोल्टेड साइन का केवल ये मतलब नहीं होता कि वो आपको बहुत सारा पैसा देगा, धन देगा। एक्सोल्टेड प्लेनेट का ये मतलब भी होता है कि ऐसा नेटिव अपनी वाइफ में बहुत अच्छे अच्छे गुण चाहेगा। वो अमीर घराने की भी होनी चाहिए, वो संस्कारी भी होनी चाहिए, वो पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, वो वर्किंग भी होनी चाहिए, वो रीति रिवाज को मानने वाली भी होनी चाहिए, वो सुंदर भी होनी चाहिए, वो लंबी भी होनी चाहिए, वो फिट भी होनी चाहिए। मतलब इतनी सारी डिमांड कर देगा ऐसा नेटिव जिसका शुक्र एक्सोल्टेड होगा, इतनी सारी डिमांड कर देगा। यानी उसको हाई एनर्जी चाहिए शुक्र में, यानी एक्सोल्टेड वाइफ चाहिए, उसको ऊंचे गुणों वाली वाइफ चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी लेट शादी होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एक फीमेल नेटिव हो तो अगर आपका मार्स एक्सोल्टेड है और थोड़ा बहुत भी अगर ये एफ्लिक्शन में आया तो भी ये आपको लेट मैरिज करवा सकता है, क्योंकि फीमेल को भी फिर अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है। ठीक है, कि वो एक मतलब 6 डिजिट में उसकी सैलरी होनी चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए, कुछ भी स्मोकिंग वगैरह नहीं करता होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, मतलब वही सारी चीजें। यानी क्योंकि एक्सोल्टेड मार्स है ना, तो एक्सोल्टेड मार्स और एक्सोल्टेड वीनस भी आपकी लेट मैरिज में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि फिर उनकी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उनको फिर उच्च गुणों वाला हस्बैंड या वाइफ चाहिए होती है, जिसकी वजह से लेट मैरिज हो जाती है। ठीक है, अब और भी 2-4 सूत्र मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मेरे को अच्छे तरीके से जो मैंने प्रैक्टिस किए हैं, देखे हैं, समझे हैं, वो सारे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपका 7th लॉर्ड खुद से 6th में चला जाए या खुद से 8th में चला जाए, यानी आपका 7th लॉर्ड, यहां पर मंगल शुक्र का जिक्र नहीं है, आपका 7th लॉर्ड कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कुंभ लगन है आपका, तो 7th हाउस में आपकी सिंह राशि होगी, तो सूर्य आपका 7th लॉर्ड है।
ठीक है, तो अगर आपका 7th लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए और 12th हाउस में वहां पर उसको शनि या केतु मिल जाए, 7th लॉर्ड आपका 12th हाउस में है और वहीं पर उसको शनि या 12th हाउस में आपके शनि और केतु बैठे हैं, शनि या केतु में से कोई भी एक, तो भी ये आपको लेट मैरिज करवाएगा। अगर आपका 7th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है और वहां पर भी उसको शनि या केतु में से कोई एक मिल रहा है या शनि या केतु का कुछ कनेक्शन वहां पर बन रहा है, तो भी ये आपको लेट मैरिज करवाएगा। ठीक है, यहां पर मैंने बात की है सिर्फ 7th लॉर्ड के हिसाब से। ठीक है, और सुनिए, अब अगर आप एक मेल नेटिव हो, आपका 7th लॉर्ड कहीं पर भी बैठा है, आपके 7th लॉर्ड से शुक्र अगर 6-8 में बैठा है, मेल नेटिव के लिए बोल रहा हूं मैं आपका, मान लीजिए 7th लॉर्ड आपका 10th में बैठा और शुक्र आपका 3rd या 5th हाउस में बैठ गया, तो भी ये आपको लेट मैरिज देगा। क्यों? क्योंकि 7th लॉर्ड से शुक्र 6-8 में चला गया, लेकिन ये मेल नेटिव के ऊपर ज्यादा एप्लीकेबल होता है। अगर आप एक फीमेल नेटिव हो और आपका 7th लॉर्ड कहीं पर भी बैठे, उससे 6 या 8 में आपका मंगल चला जाए, तो भी ये आपको लेट मैरिज देगा। ठीक है, या फिर शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, अगर आपका 7th लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए और वहां पर भी उसको अगर शनि या केतु मिल जाए किसी भी एंगल से, या फिर शुक्र या मंगल 6-8 में चला जाए, तो ये भी आपको लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन आपका बना देता है। ठीक है, अब इसमें भी जितनी भी टेक्निक्स मैंने बताई हैं, जितने भी सूत्र मैंने आपको बताए हैं, इसमें जुपिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी योग मैंने बताए हैं उनमें अगर जुपिटर कहीं बीच में आ रहा है तो वो एक सेविंग ग्रेस आप मान के चलिए। जैसे कोई भी एक योग मान लीजिए जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि 7th लॉर्ड, मान लीजिए मैंने बताया कि 7th लॉर्ड 12th हाउस में गया, वहां पर उसको शनि मिल गया, लेकिन साथ में जुपिटर भी बैठा है, तो वो सेविंग ग्रेस है, तो वो जुपिटर आपको अर्ली मैरिज भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शादी अर्ली हो गई तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, शादी के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन के बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। अर्ली मैरिज का ये मतलब नहीं होता कि शादी के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी, लेट मैरिज का ये मतलब नहीं होता कि शादी के बाद प्रॉब्लम होगी ही होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि 7th लॉर्ड अगर आपका 2nd हाउस में बैठा है, मान लीजिए काल पुरुष कुंडली है, ठीक है, और किसी मेल नेटिव की है, तो काल पुरुष कुंडली में 7th लॉर्ड बना शुक्र, वो खुद से 8th में चला गया, टॉरस साइन में शुक्र बैठा है 2nd हाउस में, और वहीं पर उसको शनि भी मिल गया। लेट मैरिज होगी नेटिव की, लेकिन बहुत अमीर खानदान में होगी। ठीक है, हो सकता है उसकी वाइफ भी वर्किंग हो और बहुत सारा दहेज भी लेकर आए, जो आज के टाइम पर चलता है। ठीक है, और या फिर खुद बहुत ज्यादा अर्न करती होगी, बिजनेस माइंडेड होगी, या फिर डॉक्टर या बैंकिंग सेक्टर में वो काम करने वाली हो सकती है। ठीक है, तो पूरा चार्ट का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए। अर्ली मैरिज का ये मतलब नहीं होता कि शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, और लेट मैरिज का ये मतलब नहीं होता कि शादी के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। वो चार्ट का ओरिएंटेशन देखा जाता है, सारे योग सूत्र देखे जाते हैं कि कैसी कंडीशन है पूरे चार्ट की। ठीक है, तो और भी बहुत सारे योग होते हैं जिनकी वजह से लेट मैरिज हो सकती है। ठीक है, तो वो कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअल कारण क्या है। ठीक है, D9 को आज मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, क्योंकि अदरवाइज फिर चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, तो इसलिए आज मैंने D9 को बहुत कम यूज किया है। फ्यूचर में हम और वीडियो लेके आएंगे जिसमें केवल और केवल D9 पे बात की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 1 अप्रैल 2025 से नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है एस्ट्रोलॉजी का, 2 साल का ये कोर्स होगा। ठीक है, और इसमें आपको डिटेल में समझाया जाएगा एस्ट्रोलॉजी को, एक रियल एस्ट्रोलॉजी आपको बताई जाएगी कि क्या होती है। 1-1 घंटे की क्लासेज होंगी, 2 साल का कोर्स है, मंथली आपको पे करना है, तो 1 महीने के लिए आप जुड़कर देखिए और आपको समझ आएगा कि रियल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है,
रियल एस्ट्रोलॉजी से बहुत अलग होती है, जहाँ जो आपको बताया जाता है, भटकाया जाता है कि 2 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीखिए, 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीखिए, उससे कुछ नहीं होने वाला, केवल और केवल आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, 5 मिनट की जो कंसल्टेशन देते हैं, 5 मिनट के अंदर आपका चार्ट पढ़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको ठगा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट में आपका चार्ट डीपली नहीं पढ़ा जा सकता, उसके लिए कम से कम आपको 30 से 40 मिनट तो आप मिनिमम आपको चाहिए, ढंग से आप एक चार्ट को जब एनालाइज करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।